दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत का संविधान और पर्यावरण का संबंध। इसमें हम भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के संबंध में कौन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपबंध किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत का संविधान और पर्यावरण का संबंध। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संविधान निष्क्रिय नहीं बल्कि जीवंत दस्तावेज होता है, यानी वह संविधान श्रेष्ठ होता है जो समय के साथ विकसित और परिवर्तित होता है, यानी समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेता है। भारत का संविधान भी जीवंत दस्तावेज है और संविधान में पर्यावरण संरक्षण पर कई प्रावधान देश के मौलिक कानून की इस विकसित प्रकृति और विकास क्षमता को दर्शाते हैं। हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है और समाज का समाजवादी स्वरूप ये व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। और दोस्तों, सभ्य जीवन, स्वस्थ जीवन, व्यक्ति की गरिमा के लिए स्वच्छ पर्यावरण बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्वच्छ वायु, जल और भोजन के व्यक्ति का जीवन जो है कहा जाए तो ये सुखपूर्वक अगर जीवन नहीं बिता पा रहा है तो उसमें पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, EPA 1986 यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पर्यावरण को परिभाषित करते हुए ये कहा गया है कि पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और वायु, जल और भूमि और मनुष्य, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच विद्यमान अंतर संबंध शामिल है। यानी पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और मनुष्यों के बीच, जीवित प्राणियों, पेड़ पौधों के बीच एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और इसी से पर्यावरण निर्मित होता है। भारतीय संविधान में कई जगह पर जो है पर्यावरण और उससे संबंधित प्रावधानों की बात की गई है। भारत के संविधान में अगर हम देखें तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई जगह पर, चाहे प्रस्तावना हो, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार हों, नीति निर्देशक तत्व हों, आप देखिए नीति निर्देशक तत्व हों या मूल कर्तव्य हों, इन सभी में मूल कर्तव्य, इन सभी में कहीं न कहीं पर्यावरण के बारे में हमारे संविधान में जो है चर्चा की गई है। और सामान्य रूप से देखें तो मूल अधिकारों का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और 21 का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 47 और 48 का संबंध पर्यावरण से है तथा मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 क 6, देखिए अनुच्छेद 51 क 6 या 51 AG में ये पर्यावरण और उसके संरक्षण के संबंध में चर्चा की गई है। सबसे पहले आइए जानते हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य के अध्याय में जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन से दायित्व दिए गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क 6, अनुच्छेद 51 क 6 या 51 AG, इसमें पर्यावरण जो है, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में क्या कहा गया है। दोस्तों, 51 AG में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वन, झील, नदी और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसे बेहतर बनाए और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। तो इसमें जो है पर्यावरण और उसके घटकों के बारे में जो हमारे कर्तव्य हैं, नागरिक के कर्तव्यों को दर्शाया गया है। नागरिक के कर्तव्यों को दर्शाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक वातावरण, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव, इन सभी की रक्षा करे
और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये जो है हमारे संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है और मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों और आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के तहत नीति निर्देशक तत्व जो हैं हमारे, ये कल्याणकारी राज्य या कल्याणकारी राज्य के निर्माण के आदर्शों को व्यवस्थित करते हैं। स्वस्थ पर्यावरण कल्याणकारी राज्य का प्रमुख जो है बिंदु होता है, क्योंकि अगर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तो पर्यावरण का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 47 यानी अनुच्छेद 47 ये प्रावधान करता है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य में जब सुधार है वो पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार शामिल है, क्योंकि आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 47 में जो कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर का जो सुधार का प्रयास करेगा, उसमें कहीं न कहीं पर्यावरण और उसका संरक्षण तथा पर्यावरण की गुणवत्ता शामिल है, क्योंकि पोषण स्तर और जीवन स्तर तभी सुधर सकता है जब हमारा पर्यावरण बेहतर हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में किए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 48 जो नीति निर्देशक तत्वों का है, इसके अनुच्छेद 48 क में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण और संरक्षण भी करेगा और संवर्धन का प्रयास करेगा और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, वन्य जीवों की रक्षा। तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 48 का कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा, देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा हमने अभी देखा कि ये तो स्पष्ट रूप से कहा गया है पर्यावरण संरक्षण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में, लेकिन भारतीय संविधान का भाग 3 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों का अध्याय जो कि भाग 3 में वर्णित है, उसमें कई जगहों पर ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें पर्यावरण का संरक्षण शामिल है। दोस्तों आप जानते हैं कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की गारंटी है और ये मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी हैं। इनका हकदार व्यक्ति केवल मानव होने के नाते है या नागरिक होने के नाते है और इसी में पर्यावरण का अधिकार ऐसा अधिकार है जिसके बिना व्यक्ति का विकास, उसकी पूरी क्षमता का जो विकास है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें कौन कौन से आर्टिकल प्रमुख हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। ये जो है मौलिक अधिकारों में ये 3 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 21, 14 और 19 का प्रयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। तो मौलिक अधिकार में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में
स्वस्थ पर्यावरण में रहने के अधिकार को पहली बार जो ग्रामीण मुकदमेबाजी और हकदारी केंद्र बनाम राज्य जो है 1988 का मामला था, उसमें मान्यता दी गई। और ये भारत में पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन से जुड़े मुद्दे से जुड़ा अपनी तरह का पहला मामला था, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उत्खनन यानी अवैध खनन को रोकने का निर्देश दिया था। इसके अलावा एक और केस है MC मेहता। यहाँ पर आप जान लीजिए, MC मेहता बनाम भारत संघवाद 1987 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मुक्त वातावरण, यहाँ पर नोट कर लीजिए, प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार को जो है अनुच्छेद 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत जीवन का मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ से भी आप जान लीजिए कि मौलिक अधिकारों में भी पर्यावरण और स्वच्छ पर्यावरण की बात की गई है। इसके अलावा अगर अधिक शोर होता है, अधिक प्रदूषण है, तो इसमें भी जो है जीवन के अधिकार की जो गारंटी है वो बाधित होती है। अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारत का जो संविधान है सभ्य वातावरण के अधिकार, शांतिपूर्वक रहने के अधिकार की गारंटी देता है। और इसी में ये चीज़ें शामिल हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में लाउड स्पीकर या ध्वनि एम्पलीफायर का प्रयोग करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, क्योंकि उनसे केवल एक लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन अन्य लोगों को उसमें नींद में खलन पड़ती है, सर दर्द होता है और उनकी वैयक्तिक शांति भंग होती है। तो इसलिए इस तरह के जो कार्य हैं उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये नागरिकों को स्वतंत्रता की गारंटी देता है। प्रत्येक नागरिक को कोई भी व्यवसाय, पेशा, व्यापार, कारोबार करने का मौलिक अधिकार देता है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध हैं। कोई नागरिक व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकता है अगर इससे समाज या आम जनता के स्वास्थ्य को खतरा हो। इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उपाय शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कोवर जी भरूचा बनाम आबकारी आयुक्त अजमेर 1954 के केस में शराब के व्यापार से संबंधित मामले का फैसला करते हुए कहा था कि अगर पर्यावरण संरक्षण और व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के बीच टकराव होता है तो अदालतों को किसी भी व्यवसाय को करने के मौलिक अधिकारों के साथ पर्यावरणीय हितों को संतुलित करना होगा। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप पर्यावरण संबंधी मुकदमों की एक लहर चल पड़ी, तो इसमें कई सारे मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए। पर्यावरणीय मामले में देहरादून क्षेत्र में चूना पत्थर के खदानों को बंद करने का मामला हो या दिल्ली में क्लोरीन संयंत्र में सुरक्षा उपाय करने का मामला हो, साथ ही साथ बेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ में न्यायालय ने कहा कि एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत सतत विकास की आवश्यक विशेषताएं हैं। चूँकि हम जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का हिस्सा है। प्राचीन काल से हम पर्यावरण और इसमें शामिल कई प्रकार के पशु पक्षी पेड़ पौधों की पूजा करते आए हैं और प्रकृति के वरदानों का आशीर्वाद यही है कि हम सभी साथ मिलकर प्रेम पूर्वक रहें। पृथ्वी हमारा स्वर्ग है और इस स्वर्ग की रक्षा करना हमारा जो है कर्तव्य है। और आप जान लीजिए कि अगर पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ नहीं रहेगा तो स्वच्छ और सुरक्षित जीवन की गारंटी नहीं हो सकती है और सभी को समान रूप से जो है स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में रहने का अधिकार है। भारतीय संविधान में जो है इन महत्वपूर्ण तत्वों के अलावा कई प्रकार के अन्य कानून और अधिनियम पारित करके जो है संविधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। इसमें जो एक महत्वपूर्ण अधिनियम है ये है 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये कब लागू किया गया? तो वर्ष 1972 में
स्टॉकहोम में जो महत्वपूर्ण कन्वेंशन हुआ था उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संपूर्ण भारत में इसे लागू किया गया। और 1972 का दोस्तों आप देख सकते हैं 1972 का ये जो यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, तो 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम रहा इसको जनवरी 2003 में इसमें संशोधन करके वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया गया है। और इसमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसमें इसमें कुल 4 अनुसूचियां रखी गई हैं। पहले कुल 6 अनुसूचियां होती थीं। अनुसूची 1 में उन जीवों को शामिल किया गया है जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण मिला है। अनुसूची 2 में वन्य जीव प्रजाति जिन्हें अपेक्षाकृत कम संरक्षण प्राप्त है। अनुसूची 3 में संरक्षित वनस्पति और प्रजातियां हैं तथा अनुसूची 4 में साइट्स के परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। इसके अलावा एक और जो है हमारा कानून है उसके तहत जो है पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया है। इसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है। इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया है और इसको अम्ब्रेला विधान कहा जाता है। छाता विधान या अम्ब्रेला विधान। और इस अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य रहा क्या? मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में जो हुआ था स्टॉकहोम, 1972 में स्टॉकहोम में जो निर्णय हुए थे उनको लागू करने के लिए या उन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए उनको जो है भारत में क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। और ये पर्यावरण की दिशा में, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हमारे संवैधानिक प्रयास हैं उसमें राष्ट्रीय वन नीति, जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, राष्ट्रीय वन नीति जो है इसके द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण करने का प्रयास किया गया, क्योंकि पर्यावरण में वन और पेड़ पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे प्रथम वन नीति जो है ये कब, आप जान लीजिए कि अंग्रेजों के समय में 1894 में अपनाई गई थी। वन नीति सबसे पहली 1894 में अपनाई गई और स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसमें संशोधन किया गया। इस वन नीति में हमारे संशोधन किया गया और एक राष्ट्रीय वन नीति जो है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनी। राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनी और इसी नीति में भारत के कुल क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्र या 1/3 क्षेत्रफल पर वन रखने की, वन क्षेत्र बनाए रखने की जो है इसमें संकल्प लिया गया या प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के द्वारा जो महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य रखा गया है कि भारत के 1/3 क्षेत्रफल पर वन बनाए जाएं। पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित कई अधिनियम और नीतियां हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, जल प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यहाँ पर एक्ट, ये है 1974 का जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 और इसमें 1988 में जो है अमेंडमेंट किया गया है। एक महत्वपूर्ण अधिनियम और है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण
उपकर अधिनियम, ये अधिनियम कब पारित किया गया? 1977 में। देखिए, इसके अलावा वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये अधिनियम 1981 का है और इसमें जो है 1987 में संशोधन किया गया है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम और है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। ये अधिनियम वर्ष 2006 में पारित किया गया है। और एक और देखिए महत्वपूर्ण अधिनियम है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम, ये 2017 का है। तो इस तरह से आपने जो है हमने इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण और इनसे निपटने के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयास भारत के संविधान में किए गए हैं उसके बारे में जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। भारत के संविधान में कई जगह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास इसमें दिखता है। अगर हम सीधे तौर पर कहें तो आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य रखा गया है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। कई प्रकार के नियम, अधिनियम और कानून बनाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बल दिया गया है ताकि ये जो प्रावधान हैं उनसे व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, साथ ही साथ मानव गरिमा या मानवीय गरिमा के साथ व्यक्ति के जो जीवन है उसके अधिकार को गारंटी मिल जाए। तो ये था इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया, उसको रेखांकित किया जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।